अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखें तो एक बहुत ही अजीब शेप वाला कंट्री नजर आएगा और वो है चिली। ये अपने पड़ोसी मुल्कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये चौड़ा है और ना ही स्क्वायर या बैलेंस शेप में है। ये बहुत ही लंबा और पतला है। अब वैसे तो ये कोई बड़ा इंटरेस्टिंग जियोग्राफिकल फैक्ट लगता है, मगर चिली की इस शेप के पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। ये कहानी है वॉर की, ज्योग्राफी की, ट्रेड की और सर्वाइवल की। बिकॉज चिली की ये शेप सिर्फ अनोखी ही नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हों या सिक्योरिटी के मसाइल हों, चिली को बाकी मुल्कों की बनिस्बत बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि चिली की इतनी अजीबोगरीब शेप क्यों है और कैसे ये शेप चिली के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, और ये भी कि खराब ज्योग्राफी के बावजूद चिली कैसे सरवाइव कर रहा है। और हम सब के लिए इसमें एक बहुत खास लेसन भी है। अगर आप ऐसी ही ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप एनिमेटेड वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चिली की शेप शुरू से ही ऐसी अजीब नहीं थी, बल्कि इस शेप के पीछे चिली की ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। सदियों पहले जब चिली नाम का कोई मुल्क नहीं था, तब इस तंग सी जमीन पर मुख्तलिफ कबीले रहते थे। नॉर्थ में अटाकामेनियोस और इमाराज रहते थे, जबकि साउथ में मपूचे नाम की एक जंगजू कौम रहती थी। फिर 15th सेंचुरी में स्पेनिश एम्पायर यहाँ सोने की तलाश में आई। अब यहाँ पर मैक्सिको या पेरू की तरह कोई सिविलाइजेशन तो थी नहीं, बल्कि यहाँ पर तो सख्त पहाड़ी इलाका और खुश्क रेगिस्तान थे, और एक ऐसी जंगजू कौम थी जो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। तो स्पेनिश एम्पायर को यहाँ कब्जा करते हुए बहुत मुश्किल हुई। चिली जब 1818 में स्पेनिश एम्पायर से आजाद हुआ तो वो बिल्कुल छोटा सा मुल्क था, जो आज के सैंटियागो और वॉल्परीजो तक फैला हुआ था। लेकिन फिर सन 1800 में चिली नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ तेजी से फैलने लगा। चिली ने जब नॉर्दर्न साइड पर कब्जा करने की कोशिश की तो वॉर ऑफ द पैसिफिक के दौरान उसे पेरू और बोलिविया दोनों से लड़ना पड़ा। जब ये जंग खत्म हुई तो चिली ने बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था, जबकि बोलिविया के हाथ से उसकी सारी कोस्ट लाइन निकल गई थी और वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन चुका था। ये जीत चिली के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि न सिर्फ उसके कंट्रोल में बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज आ गए थे, बल्कि उसका बॉर्डर 500 किलोमीटर तक आगे चला गया था, और यूं चिली और भी लंबा और पतला मुल्क बन गया था। इसी तरह इधर साउथ में चिली ने पैटागोनिया के एरिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। ये वो एरिया था जिसपे अर्जेंटीना भी नजरें गाड़े बैठा था। कई मौकों पर इन दोनों मुल्कों की आपस में वॉर होते होते बची, और फिर फाइनली बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1881 में चिली को सदर्न पैटागोनिया और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का कंट्रोल दे दिया गया। और इस तरह 20th सेंचुरी के शुरू में चिली एक बहुत ही लंबा कंट्री बन चुका था, जो नॉर्थ से साउथ तक 4200 किलोमीटर तक फैला हुआ था। मतलब इतना लंबा जितना पूरा अमेरिका एक से दूसरे कोने तक फैला हुआ है। चिली अब दुनिया का सबसे लंबा मुल्क बन चुका था, मगर इसकी लंबाई की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी। असल में मसला सिर्फ इसकी लंबाई नहीं है, बल्कि चिली दो चीजों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ है पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ है एंडीज माउंटेन रेंज। वेस्टर्न साइड पर यह समुंदर इसे एक बड़ी कोस्ट लाइन तो देता है, मगर इसका मतलब ये भी है कि चिली इस तरफ और फैल नहीं सकता। इसी तरह ईस्टर्न साइड पर ये एंडीज माउंटेन रेंज है, जो किसी दीवार की तरह यहाँ मौजूद है। ये एंडीज के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि कई जगह पर इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। ये ज्योग्राफी चिली को एक तंग सी राहदारी जैसे बना देती है, और कई जगह पर तो चिली की चौड़ाई सिर्फ 100 किलोमीटर है, मतलब कई अमेरिकन शहरों से भी कम। तो इमेजिन करें कि ऐसी ज्योग्राफी पर कोई मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है, जहां सड़कें पहाड़ों के बीच बल खाकर निकलती हों, रेलवे लाइन बिछाना किसी अजाब से कम ना हो, और जहां शहर सिर्फ दो ही साइड पर फैल सकते हों, या तो नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ। नॉर्दर्न साइड पर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है, which is the driest desert in the world। ये इतना खुश्क है कि कई सालों से यहाँ एक बूंद बारिश की नहीं बरसी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ मौजूद कॉपर और लिथियम को माइन करने का काम करते हैं। सदर्न साइड की तरफ आए तो यहाँ एनवायरनमेंट टोटल चेंज है। यहाँ पर ठंडी बारिश और हवाएं हैं, ग्लेशियर्स हैं और बर्फ है। यहाँ रोड्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसीलिए आप चिली में एक
जगह से दूसरी जगह ड्राइव करके नहीं जा सकते। अब जैसे एजेन और मैगालेंस जैसे एरियाज हैं, यहाँ पर तो सिर्फ बोट, प्लेन या फिर अर्जेंटीना के जरिए ही जाया जा सकता है और ये बिल्कुल हकीकत है। आज भी चिली में से बहुत से लोग चिली के सदर्न पार्ट्स में अर्जेंटीना के जरिए जाते हैं। मतलब उन्हें अपने ही मुल्क में जाने के लिए पहले दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। यही वजह है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिन डिले होता है और इसी तरह यहाँ अगर कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या आग लग जाए तो एड पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ चिली की ज्योग्राफी उसे एक तरफ बहुत खूबसूरत और यूनिक बनाती है, वहीं वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी खड़ी करती है। लेकिन चिली की गवर्नमेंट ने कभी हार नहीं मानी है। उसने अपनी ज्योग्राफी की कमजोरियों से लड़ने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके ढूंढ रखे हैं। असल में चिली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नॉर्थ से लेकर साउथ तक अपने कंट्री को आपस में कनेक्टेड रखना। गवर्नमेंट ने नॉर्थ से साउथ तक रोड्स, हाईवेज और एयरपोर्ट्स बनाने की बहुत कोशिश की, मगर ज्योग्राफी ही ऐसी थी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सके। इन्हीं कोशिशों की सबसे बड़ी एग्जांपल है कैरेटेरा ऑस्ट्रल, या जिसे रूट 7 सदर्न हाईवे भी कहते हैं। ये प्रोजेक्ट 1970s में मिलिट्री डिक्टेटर ऑगुस्तो पिनोशे ने शुरू किया था और इसके पीछे मेन वजह नॉर्थ और साउथ को आपस में कनेक्ट करना नहीं, बल्कि ये डर था कि इस डिस्कनेक्शन की वजह से कोई बगावत ना हो जाए। और ये सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसे घने जंगलात, खतरनाक पहाड़ों और तूफानी दरियाओं के बीच से गुजारा गया और आज 40 साल बाद भी इस हाईवे के कुछ हिस्से इनकम्प्लीट हैं। इवन जो हिस्सा कंप्लीट भी है उसे मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्लड्स और अर्थक्वेक्स आते हैं। अब अर्थक्वेक्स की बात हो ही रही है तो ये याद रखें कि चिली दुनिया के उन कंट्रीज में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा जलजले आते हैं, बिकॉज चिली इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट साइस्मिकली एक्टिव रीजन्स ऑन अर्थ। यहाँ हर साल हजारों अर्थक्वेक्स आते हैं। 2010 में एक 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कॉन्सेप्सियन में आया, जिसमें कई 100 लोग मारे गए और शहर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो बर्बाद हो गया। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि जब भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, यहाँ रेस्क्यू एफर्ट बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंटियागो के हॉस्पिटल से दूसरे इलाकों तक एम्बुलेंस भेजना बहुत मुश्किल काम है। और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं, बल्कि नॉर्मल रूटीन में भी चिली में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है। मतलब चिली के ही नॉर्दर्न हिस्से से सदर्न हिस्से का फ्लाइट टाइम तकरीबन 5 घंटे का है और बाय रोड तो बहुत से लोग अर्जेंटीना से गुजर कर ही चिली की सदर्न साइड को जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके लिए कोई और रास्ता ही नहीं है। इसी तरह ये ज्योग्राफी चिली की इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है। अब चिली क्योंकि इतना लंबा और पतला है तो यहाँ का पॉपुलेशन पैटर्न भी बहुत अजीब है। चिली के ज्यादातर लोग सेंट्रल एरिया में रहते हैं, बल्कि तकरीबन चिली की 40% आबादी उसके कैपिटल सैंटियागो के आसपास रहती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आधे से ज्यादा कैनेडियंस टोरंटो में रह रहे हों या फिर आधे से ज्यादा जर्मन सिर्फ बर्लिन में रहते हों। जब इतनी सेंट्रलाइजेशन हो तो आप जानते हैं कि इसका बहुत नुकसान होता है। यही वजह है कि चिली के बेस्ट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, एयरपोर्ट्स और जॉब मार्केट सब सैंटियागो के आसपास ही है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप नॉर्थ में अरेका या साउथ में पुंता एरिनास जैसे शहरों में आएं तो यहाँ आपको अलग ही पिक्चर नजर आएगी। यहाँ ना जॉब्स हैं, ना इन्वेस्टमेंट है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो चिली एक्सपोर्ट्स पर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है और उसके जीडीपी का 30% एक्सपोर्ट से आता है। चिली कॉपर, लिथियम, सैल्मन फिश और कुछ फ्रूट्स में दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर भी है। लेकिन मसला फिर वही है कि इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इस लंबी शेप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाते पहुंचाते कई दिन लग जाते हैं। अब वैसे तो पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे एडवांस्ड सी पोर्ट्स चिली के पास हैं, मगर एक्सपोर्ट्स के लिए उन तक पहुंचना भी मुश्किल होता है और मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में बैठे एक्सपोर्टर्स को रोड, रेल, प्लेन या फिर शिप्स के जरिए अपनी चीजें पोर्ट्स तक पहुंचानी पड़ती हैं। इससे न सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाती है बल्कि टाइम भी बहुत लगता है। अब गो कि चिली आज साउथ अमेरिका की सबसे स्टेबल और सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी उसके लिए एक सर दर्द है और इसकी वजह से चिली को बाकी मुल्कों की बनिस्बत ज्यादा मेहनत और प्लानिंग करना पड़ती है। चिली को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि उसकी शेप कभी नहीं बदल सकती। ना तो वो एंडीज माउंटेन रेंज को खत्म कर सकता है और ना ही पैसिफिक ओशन को हटा सकता है। तो उसके पास एक ही चॉइस बचती है और वो है अडॉप्ट करना, और चिली यही कर रहा है। चिली की गवर्नमेंट ने हाई स्पीड इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और यही वजह है कि आज चिली के 90% से ज्यादा लोगों को इंटरनेट की
एक्सेस है। इसी तरह जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर ड्रोन डिलीवरीज, सोलर पावर्ड माइक्रो ग्रिड्स और छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के जरिए कनेक्शन रखा जा रहा है। लेकिन चिली को ये भी पता है कि वो सब कुछ अकेला नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपने पड़ोसियों के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है, खास तौर पर अर्जेंटीना के साथ, क्योंकि सदर्न साइड पर अर्जेंटीना के थ्रू जाना डायरेक्ट चिली के अंदर से जाने से ज्यादा आसान है। इसी तरह साउथ में मैगालेंस और टिएरा डेल फुएगो जैसे एरियाज में बोट्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाए जा रहे हैं ताकि इन एरियाज को आपस में कनेक्ट किया जा सके। इसी तरह चिली टेक इंडस्ट्री की तरफ भी खूब फोकस कर रहा है। आज चिली साउथ अमेरिका का सबसे टेक सेवी कंट्री माना जाता है। 2023 में सैंटियागो को साउथ अमेरिका के टॉप स्टार्टअप हब शहरों में शामिल किया गया। इसी तरह चिली अपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर रहा है, खास तौर पर सोलर और विंड फार्म्स में, क्योंकि वो अपनी ज्योग्राफी में जो खूबियां हैं उनसे भरपूर फायदा उठाना चाहता है। तो चिली की कहानी में हम सब के लिए एक सबक है कि हालात जैसे भी हों उन पर कुढ़ने के बजाय हमें गिवन सिचुएशन में ही खैर को ढूंढना चाहिए। हर मुल्क के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किसी के भी हालात परफेक्ट नहीं होते। मिली हुई चीज को ही बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो चीज नहीं मिली हुई उस पर अपना वक्त बर्बाद किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।